डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के फॉर्मूले याद करो। बस ये 3 फॉर्मूले याद करने को बोला है। मैं सभी से पूछने वाला हूँ, हर एक से। वन वाले क्वेश्चन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। याद हो गए? पॉजिटिव डेविएशन में पी होता है। पॉजिटिव की स्पेलिंग भी पी से स्टार्ट होती है। इतनी हिंट से भी याद किया जा सकता है, क्योंकि वही तो याद नहीं आता, 1 माइनस, तब पी बी अपॉन आर टी। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई। और नेगेटिव डेविएशन में एन आता है, तो z इक्वल टू 1 माइनस ए एन अपॉन वी आर टी। अब तो याद करने की कोशिश करो यार ढंग से। वो अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने से तो सब याद हो जाता है, बाद में याद नहीं रहता है। मुझे बाद में भी याद चाहिए। जल्दी याद कर लो। z इक्वल टू पॉजिटिव डेविएशन के लिए और नेगेटिव डेविएशन के लिए, राइट। और जो वीरियल इक्वेशन है वो z इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में b माइनस ए अपॉन आर टी 1 अपॉन वी एम। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला देख लो, टी सी इक्वल टू ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। क्रिटिकल टेम्परेचर 8 ए अपॉन 27 आर बी क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल प्रेशर ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। हाँ, आपकी जितनी बोतल हैं वो जल्दी से आप बैग में डाल दो। अभी पानी जिसको पीना है वो पी लो, 10 सेकेंड है। उसके बाद किसी की बोतल गिरनी नहीं चाहिए। अभी आज क्या क्या पढ़ना था अपन को? ये जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, है ना? ठीक है, कल हम किरचॉफ लॉ कंटिन्यू कर रहे थे ना। किरचॉफ लॉ थोड़ा सा उसमें पार्ट बचा हुआ है, लिखो। किरचॉफ लॉ में किरचॉफ लॉ चल रहा था, उसी में थोड़ा सा पार्ट होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1, पता ही नहीं इक्वेशन 1 कहाँ है। देख लो इक्वेशन 1, मिला इक्वेशन 1। ये था वो शायद, डी डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर सी पी एम डी टी अपॉन टी।
हाँ तो नहीं है, डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर सीपीएम डी टी, डेल्टा डी डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर सीपीएम डी टी, यही था ना। ऐसे ही डेल्टा आर यू का है तो मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसे इसको यूज कर रहा हूँ वैसे ही उसको भी यूज कर सकता है। केस वन लिखो, केस वन, इफ डेल्टा आर सीपीएम इज टेम्परेचर, if delta CPM is temperature independent, if delta CPM is temperature independent from T1 to T2, if delta CPM is temperature independent from T1 to T2, लिखा? ओके, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा CPM dt को, तो इसके इंटीग्रेशन से हो जाएगा डेल्टा आर एच टू माइनस डेल्टा आर एच वन इक्वल टू डेल्टा CPM T2 माइनस T1। नोट कर लो, जैसे उसमें होता था डेल्टा एच वैसे ही होता था। फिर लिखो केस टू, केस टू, इफ डेल्टा CPM इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्रॉम T1 to T2, if delta CPM is temperature dependent from T1 to T2, ये केस वन था हमारे पास। केस टू, टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो डेल्टा CPM को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये टर्म याद है? लेकिन वो तब लिखते हैं जब इंडिविजुअली गैस की बात हो, यहाँ रिएक्शन हो रही तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, तो हर एक में डेल्टा ए और बी और सी सॉल्व करे जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी टी प्लस डेल्टा सी टी स्क्वायर। सर ये कहाँ से आ गया, चलो इसको मैं बता देता हूँ, बोर्ड पर देखो। गुड मॉर्निंग। एक रिएक्शन में मान लीजिए हमारे पास कोई है, ए कन्वर्ट इंटू बी प्लस सी। आप ध्यान से देखो, इसमें ए हमारे पास रिएक्टेंट है और बी और सी प्रोडक्ट हैं। अगर हम बात करें तो इसके लिए ये अकेली एक गैस है जिसे ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर लिखा जाएगा, सेम इसके लिए लिखा जाएगा, सेम इसके लिए लिखा जाएगा। बट मुझे डेल्टा आर निकालना है। डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, चेंज इन रिएक्शन, यही होता है ना। और सीपीएम मतलब हीट कैपेसिटी, हाँ हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो डेल्टा आर सीपीएम निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं ए के लिए लिखूं, यानी कि सीपीएम ऑफ ए क्या होगा, सीपीएम ऑफ ए, सीपीएम ऑफ ए होगा ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। सेम सीपीएम ऑफ बी, बात नहीं करो पीछे बैठ के प्लीज, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। सीपीएम ऑफ सी ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, लेकिन ए बी सी कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इस टाइप से नाम दे दो। लेकिन मुझे एक्चुअली ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था डेल्टा आर सीपीएम, और डेल्टा आर सीपीएम का मतलब है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन कौन है, बी और सी, तो बी और सी के डेटा में से किसका माइनस करेंगे, ए, इसका मतलब A2 प्लस A3 माइनस A1 प्लस B2 प्लस B3 माइनस B1, समझ तो नहीं आ रहा कुछ, प्लस C2 प्लस C3 माइनस C1 स्क्वायर। क्लियर है बात? तो इसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं डेल्टा आर सीपीएम इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, मान लो डेल्टा ए आ गया, प्लस ये हो गया डेल्टा बी टी प्लस ये हो गया डेल्टा सी टी स्क्वायर। और ये मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि हीट कैपेसिटी निकालते हैं टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल रिएक्टेंट, वही किया है। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर है, इसी पैटर्न को मैंने यहाँ किया है। तो यहाँ पर आपने लिखा है डेल्टा आर सीपीएम इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी टी प्लस डेल्टा सी टी स्क्वायर। अब आपके पास ये फॉर्मूला है डी डेल्टा आर एच, डी डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर सीपीएम की जगह बको क्या लिखे हैं, बोलना पड़ेगा सबको, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी टी
प्लस डेल्टा सी टी स्क्वायर पक्का इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2। चेक करो कल मैंने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये पता ही नहीं आप लोगों को। तो जब ये लिखा हुआ है उसको आप नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब आप तो नहीं रहे। हो गया। उसमें देखो आपने लिखा था ए टी टू माइनस सी वन प्लस बी अपॉन टू टी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर प्लस सी अपॉन थ्री टी टू क्यू माइनस सी वन क्यू, यही था ना। तो सेम यहाँ पर डेल्टा आर एच टू माइनस डेल्टा आर एच वन इक्वल टू डेल्टा ए, बकते रहो, टी टू माइनस टी वन प्लस डेल्टा बी अपॉन टू टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन थ्री टी टू क्यू माइनस टी वन क्यू पक्का। और ये हो गया फॉर्मूला, नोट कर लो। यस, तो बस डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी कैसे आए वो मैंने आपको बता दिया। लिख लेना साइड में, जो बोर्ड पे मैंने लिखा है डेफिनेटली वो मेहनत तो की है मैंने, तो आपको भी करनी पड़ेगी। आप न्यू, पहले पढ़ा है क्लास में, कोई नया तो नहीं क्लास में जिसने पहले के 2-3 लेक्चर मिस कर दिए हैं? क्यों नए क्यों हैं क्लास में? अच्छा ट्रांसफर हुआ है। कितने लेक्चर मिस किए हैं? ये पहला लेक्चर है, बहुत बधाइयाँ हूँ, बैठो बैठ जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। चलो जल्दी, लेकिन आज से मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये सब चीज़ें जो पीछे पढ़ा दी उस पर बेस क्वेश्चन मिलेंगे। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वर्क कैलकुलेशन, मे बी आज कंप्लीट ना हो पाए पूरा वर्क, लेकिन मे बी कंप्लीट हो जाए। वैसे मैं एक लेक्चर में इसको पढ़ा देता हूँ, बट आपने आधे घंटे से बर्बाद करवा दिए। मैं लेट नहीं आया, वाह मेरा लेट आना, भाई कितने मिनट लेट था मैं, कितने, 8 मिनट। आप लोगों का टाइम पता रहता है, कल से मैं भी आप लोगों का टाइम नोट करूंगा। वो तो 1-1 घंटे लेट आते हैं। 8 मिनट इतना एग्जैक्ट टाइम याद रख रखा है लोगों ने। कल से देखेंगे, और एक सारी वर्क कैलकुलेशन पढ़ेंगे। वर्क कैलकुलेशन जब मैं पढ़ा दूंगा पूरा, आप ये मान के चलो चैप्टर का 90% वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जिस पर क्वेश्चंस आते हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, गलत फहमी ना पालना, चैप्टर का जो चैप्टर है वो तो 30% ही कंप्लीट होगा, लेकिन इतना जो 30% पार्ट है ना, इसमें से 90% क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। मैं आपको ये बताने की कोशिश, इसलिए जो मैं आप पढ़ा दूंगा ना, यहाँ तक का चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया, आप ये मान के चलो आपका थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रांग हो गया। जो मैं अब वर्क कैलकुलेशन पढ़ा दूंगा शुरू से लेकर अभी तक का, आप इसी में पूरी प्रैक्टिस कर लेना। आपको ये मान के चलो कि लास्ट का पार्ट नहीं समझना है तो भी आप इसको कवर कर लोगे, लास्ट का पार्ट तो मैं समझा लूंगा, उसको मुझे कोई टेंशन नहीं। बस इस यहाँ तक अच्छे से कर लेना, मैं आपको पहले से हिंट कर रहा हूँ। चैप्टर का 30% पार्ट है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 90% तक क्वेश्चन आते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज परसेंटेज में कंफ्यूज हो जाते हो आप। हो गया नोट? हेड डालो वर्क कैलकुलेशन, वर्क कैलकुलेशन। अच्छा ये केस 1 केस 2 पर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लास में आपको डिक्टेट करके करवा दूंगा 1-2। बाकी अगर कहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो परेशान मत होना कि सर ये थ्योरी कोई टिपिकल नहीं है, बस ये न्यूमेरिकल बेस्ड है और मैथमेटिकल बेस्ड है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि कहीं क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से हमको थ्योरी सॉल्व करनी पड़ सकती है। लिखें क्या हेडिंग डाली है मैंने? सबसे पहले लिखो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के ब्रैकेट लेना प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट कर लो यार, तुम्हारी बात मान लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट लिख लिया? ओके वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या कांस्टेंट होगा? तो डी वी इक्वल टू 0, और आप वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू
माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और डीवी 0 तो वर्क भी पक्का, लिखते जाओ बैठो मत। डी डब्ल्यू 0 फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, पढ़ा है ना इसको, और डी क्यू को हम डी क्यू वी लिख सकते हैं, और डी डब्ल्यू क्या है हमारे पास 0, इसका मतलब डी यू इक्वल टू डी क्यू वी या डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी। और माइनस डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू वी, दोनों एक ही बात है, पक्का, अलग अलग है, ठीक है। जहां जैसा जरूरत पड़े वैसा कर लेना। अब लिखो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहेगा, लिख लो पी रिमेन कांस्टेंट, पी रिमेन कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस। लिखिएगा पी रिमेन कांस्टेंट, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यही होता है ना, इंटीग्रेट करो तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, या डेल्टा V लिख लो यार, डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब क्या होता है, यस W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये हो गया आइसोबारिक में, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आराम से दो वॉल्यूम निकाल देना, V2 फाइनल वॉल्यूम होगा, V1 इनिशियल वॉल्यूम होगा। अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो वर्क नेगेटिव आएगा, फाइनल वॉल्यूम कम है तो वर्क पॉजिटिव आएगा। एरोप्लेन, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, हाँ अगर नहीं समझ में आया ना सेंटेंस क्या बोला, मैं रिपीट कर दूंगा, आप बस सेंटेंस पे ध्यान फोकस करना, बिलीव करो ये जितना भी मैं लिखा रहा हूँ इसमें से एक भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी आप। मैंने कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया इसमें, बिल्कुल सिंपल जो वर्ड मैंने अभी तक आपको सिखाया, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, इसी को इंटीग्रेट किया है, डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी हो जाएगा बस, और डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मैंने बोला अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, वहां देख के, मेरी शक्ल देख के नहीं, वहां देख के, अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो वर्क, मैंने भी यही बोला था, अगर फाइनल वॉल्यूम कम है तो वर्क, इतनी सी बात है, यही बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ होगा, अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब, सोच लो आराम से, ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ ना इसमें आपको बहुत फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा, बहुत फ्रीक्वेंट, एक बार में समझ में आनी चाहिए कि सर बोल क्या रहे हैं। ये टर्म्स जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी आपको समझ में उतना ज्यादा आने लगेगा। अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब, और फाइनल वॉल्यूम कम है इसका मतलब कंप्रेशन, समझ गया ना। तो अगर एक्सपेंशन होता है इसका मतलब डीवी, अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो डीवी, तो वर्क, अगर फाइनल वॉल्यूम कम है तो डीवी वर्क, अगर फाइनल वॉल्यूम नेगेटिव, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो वर्क नेगेटिव। अभी अपने दिमाग से गायब है अपन, हो गया, लिखिए नेक्स्ट। लाइन चेंज कर लिखो इसी में, आपको पता है यहाँ पर डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते थे, आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो आपको पता है कि आइडियल गैस में, किसमें, आइडियल गैस में, आइडियल गैस में, हाँ मोल कांस्टेंट, आइडियल गैस में
तो इधर या तो n होगा या t होगा वेरिएबल, तो वेरिएशन किस में आएगा? t में। तो ये हो जाएगा nr डेल्टा t। मैंने आपको पहले ही बोला था आइडियल गैस बोलते ही क्या याद रखना है? मोल कांस्टेंट। मैं डेल्टा एनजीआरटी नहीं लिख सकता था इसको, डेल्टा एनजीआरटी तो रिएक्शन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन, भाई इधर लेफ्ट साइड में वेरिएशन आया तो राइट में भी तो किसी में वेरिएशन आएगा। तो लेफ्ट में अगर डेल्टा वी में वेरिएशन है, ठीक है, तो राइट में किस में वेरिएशन मिलेगा? टेम्परेचर में। मोल में मिल सकता है क्या? क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा, एक क्वेश्चन तो दिमाग में आता होगा, सर आप जब आइडियल गैस बोलते हो तो मोल कांस्टेंट क्यों माने हैं? तो चलो मैं इस बात का आंसर देता हूँ। गुड मॉर्निंग, आराम से सुनना है। एक्चुअली क्या होता है, अभी आप बहुत छोटी क्लास में हो। छोटी क्लास में मतलब है 11th में हो, पहली बार साइंस पढ़ रहे हो, सही ढंग से साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हो और समझ भी नहीं पा रहे हो। तो मैं इसलिए कुछ सेंटेंस आपको बार बार बोलता हूँ कि इसको आपको फोकस करना है, उनको बार बार बोलते रहना है। आज नहीं तो कल आपको ये सेंटेंसेस के मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि इनको फोकस करो, इनको बोलते रहो। मैंने आपसे बोला आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस होती है ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के बीच ना अट्रैक्शन होता है ना ही। बात क्लियर है? अब बात समझते हैं। मान लीजिए एक कंटिन्यू आइडियल गैस है, तो क्या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल बने होंगे? नहीं बने होंगे, क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं है तो और रिपल्सन नहीं है, तो कभी ना वो कंबाइन हुए होंगे। जब कंबाइन नहीं होंगे तो कभी डिसोसिएट भी नहीं होंगे। तो अब आपने मान लीजिए 1 मोल गैस ले ली और उसको हीट कर रहे हैं, तो क्या हीट करने पे वो डिसोसिएट हो सकती है? जब उसके अंदर मॉलिक्यूल ही नहीं है, डिसोसिएशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंबाइंड ही नहीं हुए, तो कभी भी उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। इसके लिए उसके मोल्स चेंज नहीं होंगे। बात भेजे में घुस गई? चलो एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने ये बोला हुआ है, कोई चीज एसोसिएट हुई होगी तभी तो डिसोसिएट कर पाएंगे। अब आइडियल गैस है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल में ना अट्रैक्शन होता है ना ही, तो वो कभी भी एसोसिएट, जब कभी भी एसोसिएट नहीं हुए तो कभी भी डिसोसिएट नहीं होंगे। बात कुछ भेजे में घुसी? इसलिए अगर आपने एक कंटेनर में कोई गैस भर ली, मान लो आइडियल गैस 1 मोल, उसे गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, तो उसके मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन PCl5 को भर दिया और PCl5 को अगर रिएक्शन हो गई, रिएक्शन नहीं होगी, हीट करोगे तो PCl5 ब्रेक होकर PCl3 और Cl2 बना सकता है। इसके मोल्स चेंज हो सकते हैं, बट आइडियल गैस में ना एसोसिएशन हुआ होगा ना। आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? इसलिए मैं बोलता हूँ कि आइडियल गैस बोलते ही क्या कांस्टेंट? मोल कांस्टेंट। बड़ा सिंपल बात है, ये चीजें धीरे 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 अपने आप क्लिक कर जाएंगी। मैंने दोनों सेंटेंस रटने को बोला था। नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, याद आया? और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, और यहाँ पर मोल कांस्टेंट। सुनाई दे गया? अगर नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, इसका मतलब मोल कांस्टेंट ही होंगे, ना वो कभी डिसोसिएट होंगे ना कभी। नहीं समझ में आ रही बात? पक्का? इसी से चलते हैं। तो मैंने यही बोला, यानी P की जगह हम लिख सकते थे यहाँ पर, सॉरी, डेल्टा V की जगह हम लिख सकते थे डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन P। जल्दी नोट करो। तो यहाँ देखो W इक्वल टू क्या आ गया? माइनस P एक्सटर्नल, और डेल्टा V की जगह क्या लिखेंगे? NR डेल्टा T अपॉन P, और ये P से P कैंसिल, एक्सटर्नल बच गया। तो W इक्वल टू आ गया माइनस NR डेल्टा T। यानी कि आइडियल गैस के लिए आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, W इक्वल टू माइनस NR डेल्टा T। लिख लेना ब्रैकेट में, इन आइसोबारिक प्रोसेस P एक्सटर्नल इक्वल टू P। फिर लिखिए लाइन चेंज करके, फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है इसका मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। ये बात याद रखना, क्वेश्चंस में नहीं दी रही, हम लोग नोट्स पढ़ा रहे होते हैं, लिखा रहे होते हैं, तो हम उसमें लिखा देते हैं, लेकिन ये आपको अपने आप से भी सोचना होता है। फॉर केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या बदलता है? मोल्स। दीदी प्रेशर कांस्टेंट लिखवाया है।
द मोल्स चेंज होंगे, सुनाई दे गया? फॉर केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिखो एक रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। CaCO3 solid gives us CaO solid plus CO2 गैस। और आपको पता है सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम गैस के रिस्पेक्ट में है, तो लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू गैस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू गैस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू गैस। कितने मिनट लेट है बेटा? 45 मिनट लेट। आपने लिखा हुआ है CaCO3 सॉलिड गिव्स अस CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। पक्का? यानी मुझे इसमें वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो मुझे डेल्टा V तो निकालना पड़ेगा ना, तो डेल्टा V कैसे निकालेंगे? डेल्टा V इज इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ CO2 गैस। सही लिख रहा हूं? कुछ नहीं लिख रहा हूं। मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस बको यस माइनस प्लस वॉल्यूम ऑफ CaO सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ CaCO3 सॉलिड। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर है। और इसका जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस के बराबर आएगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर ये नेग्लिजिबल है। और वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस यानी डेल्टा V इक्वल टू हम लिख सकते थे वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस को मोल्स ऑफ CO2 RT अपॉन P। तो डेल्टा V की जगह भाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे CO2 गैस का? PV इक्वल टू NRT से। तो V इक्वल टू क्या होता है? NRT अपॉन V। तो ये वैल्यू यहाँ चिपका दो, यानी W इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल मोल्स ऑफ CO2 RT अपॉन P। अब क्या होगा? P से P कैंसिल, एक्सटर्नल बच गया। W इक्वल टू माइनस मोल्स ऑफ CO2 इंटू RT। बस हो गई बात खत्म। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो आराम से फ्रेम कर लो, उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम। छाप लो जल्दी से। लिख लो। रिएक्शन तो मैंने लिखा दी थी CaCO3 कन्वर्ट इनटू CaO प्लस CO2। वही तो हटाया मैंने। पूछो क्या पूछना है। सॉलिड वो कैसे आ गया? वो मुझे अच्छा लगता था, इतना कौन लिखे लंबा, इसलिए मैंने लिख दिया उसे वॉल्यूम ऑफ CO2। बैठो। इसका आंसर मैंने पहले दिया था, लिखवाने से पहले दिया था ना। वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे आ गया? स्टेटमेंट लिखा था एक, पढ़ो उसके ऊपर क्या लिखा था। मैंने इसको लिखाने से पहले एक रिएक्शन स्टेटमेंट लिखाया था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू गैस। तो यहाँ CaO सॉलिड है, CO2 सॉलिड है, सॉरी CaO सॉलिड है, CaCO3 सॉलिड, तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे ना। हो गया? लिखिएगा फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन, रिएक्शन में क्या चेंज होता है? मोल्स। क्या कांस्टेंट रहता है? वो तो अपन ऊपर लिख ही चुके हैं, मोल्स। ध्यान रखना यहाँ मोल्स चेंज होते हैं जब केमिकल रिएक्शन की बात आ जाए। मैं गैसियस रिएक्शन बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉपर सारी गैसेस की बात करने वाला हूँ। तो एक एग्जाम्पल बिल्कुल यही फॉर्मूला है,
इसी को घुमा फिरा के हम 4 बार पढ़ाते हैं। रिएक्शन है हमारे पास A प्लस B कन्वर्ट इनटू C प्लस D। ये हमारे पास रिएक्शन है। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप ध्यान से देखो यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एन जी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। मैं दोबारा बोलूं, सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू डेल्टा एन जी। कल पढ़ा के गया था, याद तो नहीं आ रहा? तो मैं दोबारा बोल देता हूं, सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी को मैं डेल्टा एन जी लिखूंगा। अब शुरू करते हैं। तो वापस से मैं जो अभी पढ़ाया था सेम बात बता रहा हूं। मतलब मैं एक ही चीज को 2-2 3-3 बार पढ़ा रहा होता हूं और आपको लग रहा होता है सर बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल। अभी मैंने NCO2RT पढ़ाया था, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूं। देखो क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है? खड़े हो तुम जल्दी। पढ़ाएं? एक और बात, एक्स्ट्रा कमेंट क्लास में आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आने चाहिए। सुनाई देगा? जीरो। मैं ये बात इसलिए बोलता हूं कि आपको चीजें इजी लगे। दिस इज क्लास ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आप शायद भूल गए हो, तुम शायद पहले नहीं पढ़ते थे। नहीं पढ़ते थे, तुम्हारी शक्ल तो कभी देखी। तुम उठ के आओ जरा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम्हारी बैठ, एक बार में आ जाओ वरना हम वहां जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। बस इस मिस्टेक को दूर कर लेना। कहाँ एन लगाना है कहाँ नहीं लगाना है तुम्हें याद नहीं। बैठो, चलें आगे। तो हमने लिखा a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस सी। हमें इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल वही पैटर्न जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही बताया था। तो मुझे यहाँ डेल्टा वी डालना है और डेल्टा वी इक्वल टू होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो मैं लिखूंगा C इंटू मोलर वॉल्यूम ऑफ सी गैस प्लस D इंटू मोलर वॉल्यूम ऑफ डी गैस। अब मोलर वॉल्यूम तो सभी गैसेस का सेम ही होता है ना? नहीं समझ में आया भाई? ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये कोई रिएक्शन चल रही है, बको यस। इसमें
ए गैस के लिए, बी गैस के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सभी के लिए टेम्परेचर अलग अलग होगा, सभी के लिए वॉल्यूम अलग अलग होगा, तब मोलर वॉल्यूम सेम कंडीशन पे आ गया ना। इसलिए मैं सी और डी नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं केवल इनके कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ। अगर इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 4 मोल है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यानी सी बी एम इंटू डी वी एम माइनस ए वी एम माइनस बी वी एम। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई। आपको मालूम चला मैंने इसके ब्रैकेट में सी गैस, डी गैस, ए गैस, बी गैस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक ही कंटेनर मोलर वॉल्यूम सबके लिए सेम आ जाएगा बस। तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम कॉमन ले सकते हैं, यानी हमारे पास डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी इंटू वी एम। और इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन जी, राइट। और वी एम को लिख सकते हैं हम लोग आर टी अपॉन पी। अरे पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। इसमें एन कहां चला गया? मोलर वर्ड है तो 1 मोल आ गया ना, तो एन की जगह कितना लिखा सकता है? 1। यानी वी एम इक्वल टू क्या हो गया? तो मैंने वी एम की जगह आर टी अपॉन पी लिखा, यानी ये वैल्यू उसमें डाली जा सकती है। समझ तो नहीं आ रहा? तो हमारे पास वर्क इक्वल टू क्या हो गया? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एन जी आर टी अपॉन पी, और पी से पी क्या बच गया? एक्सटर्नल। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। छाप लो जल्दी से। यानी एक्चुअली अगर आप देखो ध्यान से, तो डेल्टा एन जी यानी मोल्स ऑफ CO2 थे वहां। इसलिए बता रहा था कि चाहे गैसेस रिएक्शन आ जाए, चाहे कोई सी आ जाए, कैसे भी करो यही पैटर्न। छाप लो जल्दी। मैं तो नहीं बोला। केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाई। और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके बताया, आपको कोई गलती करनी है जैसे उसने की थी, लेकिन मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते जाओ। मैं वही पूछूंगा जो आपको मैंने याद करने को दिया है, परेशान करने के लिए नहीं पूछूंगा। आंसर देते जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। आपको भी मैंने रास्ता बता दिया बचने का, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया नोट? लिखिए नेक्स्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल। उसमें MgCO3 लिखा है, इसमें CaCO3 लिखा है। मैंने इससे पहले CO2 वाला केस कराया था ना, मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल क्या लिया था रिएक्शन में। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें MgCO3 लिखा है, तमीज से क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। दोबारा बोलो, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। आइसोथर्मल आइडियल गैस, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। गुड मॉर्निंग। सबसे पहली बात तो इसमें आइडियल गैस को ध्यान से देखो, मोल कांस्टेंट, गुड। और उसके पहले क्या लिखा हुआ है? आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो। तुम सुबह मुंह धो के आया करो, तुम्हें पता भी नहीं होता अपन क्या बोल रहे हैं। ये पता है ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी कभी डाउट में आते हैं, सर एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ भाई, उसके चारों तरफ एटम घूम रहा है, और अगर मान लीजिए एटम लो एनर्जी लेवल से हाई में जाएगा, तो मैं सोचता हूँ रुक जा भाई, मुझे पहले क्वेश्चन सोच ले क्या बोल रहा है। तो वो 4-5 और बच्चे डाउट में खड़े होते हैं ना, तो बोलते सर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मैंने कहा मैं तेरी ही बात सुन रहा हूँ।
सर आप इनको छोड़ो, मुझे सुनो। सर एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा हाँ भाई है। उसके चारों तरफ एटम घूम रहा है। मैंने कहा हाँ है। एटम अगर लो से हाई में जाएगा तो वो हीट कैसे एब्जॉर्ब करे? मैंने बोला एटम कभी लो से हाई में नहीं जाएगा। अरे सर आपने तो पढ़ाया। मैंने उससे 10 बार पूछा, 10 बार उसका यही स्टेप है। और ऐसा एक बार नहीं होता, कई बच्चों से होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता बोल रहे हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन बोलना चाहते हैं, न्यूक्लियस बोलना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, बोलना वो सही चाहते हैं, बस वर्ड से वो बोल रहे हैं ना, उन्हें मालूम नहीं था। इसीलिए कहता हूँ बिल्कुल पेशेंस में बोलो, प्रॉपर सोचो क्या बोल रहे हो। आपको पता है इसमें जितना आप ये सोच लो कि ये कैसे बोला जा रहा है, बस इतने में थ्योरी बन जाएगी आपकी पूरी तैयार। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें केवल आप इतना ध्यान दे देते, आइडियल गैस लिखा है, आइसोथर्मल लिखा है, इसका मतलब क्या है, इतने में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। अभी मैं रिवर्सिबल पे आऊंगा। रिवर्सिबल वाली लाइन भी पढ़ लो, रिवर्सिबल में पढ़ाया था। रिवर्सिबल का मतलब क्या बताया था, इरिवर्सिबल का मतलब क्या, कुछ चीज मैंने स्पेसिफिक याद करने को बोला था, और आपको सारी चीजें अपने आप फ्रेम हो जाएंगी। रिवर्सिबल में याद रख लेना, P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल इक्वल टू nRT अपॉन V, और इरिवर्सिबल में P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू P इंटरनल। बस इतनी सी बात, ठीक है ना। चलें आगे। फिलहाल मैंने बोला आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन, तो ठीक है। आइसोथर्मल में dt इक्वल टू 0 लिख लिया, लिख लो ब्रैकेट में आइसोथर्मल। तो du इक्वल टू होता है NCVM dt, NCVM dt मतलब dt 0, तो du भी 0 फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। याद रखना आइडियल गैस में जब भी dt 0 होगा तो du 0 हो गई, dt 0 होगा तो du 0 होगा ही। अगर dt 0 हुआ तो du 0 होगा, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। dt 0 होगा तो dh भी 0 होगा, dh याद है, dh इक्वल टू क्या होता है, n cpm dt, dt 0 तो dh भी 0। समझ तो नहीं आया कुछ। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, du इक्वल टू dq प्लस dw, पक्का। और du की वैल्यू तो 0 इक्वल टू dq प्लस dw, इंटीग्रेट कर दो इसको तो आगे हमारे पास 0 इक्वल टू q प्लस w, यानी कि माइनस q इक्वल टू w या q इक्वल टू माइनस w, दोनों अलग अलग प्रोसेस है ना जी। तो जो चीज अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ये आइसोथर्मल आइडियल गैस पढ़ा रहा हूं, क्या सुनाई नहीं दिया, आइसोथर्मल इसका मतलब डेल्टा यू 0, दोबारा भेजे में उठा लो, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन डेल्टा यू, डेल्टा यू, डेल्टा यू, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। आइसोथर्मल आइडियल गैस का केस आ जाए, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन, डेल्टा यू 0। और सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा ना ये टर्म्स ऐसी नहीं है कि आपने एक बार बोला और ठीक है हो गया, आप इसके बारे में बहुत प्रॉपर सोचते रहो, आपको क्लियर होती रहेगी बात, सर एक्चुअली क्या बोलते हैं। ये थ्योरी ऐसे नहीं होती कि हाँ पढ़ा और स्टेटमेंट क्लियर हो गया, आपको लगता है आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी 0, अरे डेल्टा टी 0 से बहुत कुछ 0 हो जाता है। आइडियल गैस है तो डेल्टा यू 0 सर बोल रहे हैं, लेकिन एक दिमाग में चल रहा है सर आइडियल गैस नहीं है तो डेल्टा यू 0 नहीं होगा क्या, हाँ ऐसा भी कुछ है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू 0 है, अगर डेल्टा टी 0 है तो सुनाई दे रहा है, स्पेसिफिक लिख के आ रहा हूं मैं आइडियल गैस। अगर डेल्टा टी 0 है तो फॉर, ये साथ में बोलने का है, इफ डेल्टा टी 0 देन डेल्टा यू 0 फॉर, आधा स्टेटमेंट बोलोगे आपको कहीं ना कहीं फंस जाओगे, आप ये स्टेटमेंट पूरा बोलते रहोगे आपको अपने आप क्लियर रहेगा, हम कहीं नहीं उलझने वाले, ठीक है ना। लिखिए लाइन चेंज करके, कैपिटल ए हेडिंग डालो, कैपिटल ए हेडिंग,
कैपिटल ए हेडिंग, रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। हो गया? चलो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डी डब्ल्यू इक्वल टू, पहले तो यहाँ चीजें लिख लो, सॉरी, यहाँ पर ये आइसोथर्मल का मतलब डी टी जीरो पक्का, और डी टी जीरो तो, और आइडियल गैस लिखिए तो डी यू बी पक्का, कंफर्म, क्योंकि डी टी जीरो है तो डी यू बी जीरो होगा। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला? डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, सबको मालूम है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का साइन है, लेकिन आपको होता है पी एक्सटर्नल इक्वल टू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। इसका मतलब मैं पी एक्सटर्नल की जगह क्या डाल सकता हूं? इतनी बात क्लियर है? बस इतना ही सीखना होता है, बाकी सब क्लियर है, सारी कंडीशन। सर डी यू क्यों जीरो माना, डी टी क्यों जीरो माना, पी एक्सएल को एनआरटी अपन वी क्यों लिखा, मैंने हर चीज बताई आपको। तो यही चीज आपको सीखनी थी। आप क्या सीखते हो लास्ट में? जो फॉर्मूला बन जाता है वो तो हम टेम्परेरी याद इसलिए करा लेते हैं कि यार कुछ नहीं सीखे तो इतना तो सीख जाओ, लेकिन आप लैंग्वेज देखो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। हर चीज का मतलब बताया, रिवर्सिबल का मतलब ये, आइसोथर्मल का मतलब ये, आइडियल गैस का मतलब ये, चला गया, खत्म हो गया। तो एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन होगा वॉल्यूम कम होगा, इतनी सी बात है। वो आगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सएल की जगह क्या लिखेंगे? एन आर टी अपॉन वी डी वी पक्का, इंटीग्रेट कर दो वी वन से लेकर वी टू तक, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू बको माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन अपॉन, मैथ बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। लॉग मैथ में नहीं पढ़ा है? हाँ तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ा है, तो आप पढ़ा देंगे, तब भी मैथ बर्बाद किया तुमने। लेकिन आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब यह है कि V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या लिख सकते थे? P1 अपॉन P2, V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2, यानी यहाँ पर P1 अपॉन P2 ला सकते हैं। इसका मतलब W इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? माइनस एन आर टी एल एन P1 अपॉन P2, जल्दी छापो। रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला इसके अलावा दूसरा नहीं है आपके पास आइसोथर्मल में। W इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला है। कल से मैं ये भी पूछने वाला हूँ, याद कर लो अभी के अभी। W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। हो गया नोट? लिखिएगा नेक्स्ट, कैपिटल बी हेडिंग इररिवर्सिबल, अभी मैंने कैपिटल ए हेडिंग पढ़ाया था ना, कैपिटल बी हेडिंग इररिवर्सिबल, सेम हेडिंग है, केवल रिवर्सिबल वर्ड की जगह क्या यूज करना है? इररिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ये फॉर्मूला कैसे बना आपको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला ऐसे बना, आपको पता था प्रोसेस कौन सी है? रिवर्सिबल, कौन सी है?
और रिवर्सिबल में पी एक्सएल की जगह क्या डाल सकते हैं, एनआरटी अपॉन वी, उससे ये फॉर्मूला बन गया बस। लेकिन अगर आपको ये याद ना रहे तो फॉर्मूला याद रख लेना, मैं उम्मीद करूंगा कि वो याद रहे आपको, लेकिन सुपीरियर मत बनना, थोड़ा बहुत कुछ तो याद रखना। नहीं आप बोलेंगे हम उसको याद रखें इसको याद नहीं रखेंगे, ना वो याद रखोगे ना इसको याद रखोगे, सब याद रखना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैथ भी नहीं आती है। अगर आपने मान लीजिए पी एक्स में एनआरटी अपन वी डाल भी दिया तो इंटीग्रेशन कौन कराएगा, तब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यही ठीक है आपके लिए। तो लिखो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, लिख लिया। गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है। तो इसमें कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए हेडिंग डालो, स्मॉल ए, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, और करके लिखो, और एक्सपेंशन इन वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इन वैक्यूम। आपको पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कौन सी, इरिवर्सिबल। आपने ऊपर हेडिंग डाला इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, राइट। आपने यहाँ इरिवर्सिबल लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये तो कंफर्म है पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब पी एक्सटर्नल कुछ और होगा पी इंटरनल से। बात क्लियर है ना, याद रखना इसको, अभी मैंने लिखा है। खैर हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या लिखा आपने, फ्री एक्सपेंशन, या सुनाई नहीं दे रहा मुझे, आप समझो ये कंटेनर है जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर रख दिया जिसमें गैस भरी हुई है, बको यस, और ये वैक्यूम है, बको यस। अगर यहाँ वैक्यूम है, इसमें छोटा सा छेद कर दो एक, तो इसमें से गैस एक्सपेंड होगी, तो गैस के ऊपर कोई अलग से प्रेशर लग रहा होगा क्या, तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी आराम से। मैं इसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पी एक्सटर्नल कितना है, 0, आई एम सेइंग दिस। वैक्यूम में एक्सपेंशन है मतलब पी एक्सटर्नल, सुनाई तो नहीं दिया, लिखो लाइन चेंज करके, पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0, ब्रैकेट लेना फॉर फ्री एक्सपेंशन। पी एक्सटर्नल 0 क्यों, मैं हर एक चीज का रीजन लिखा रहा हूँ आपको। पी एक्सटर्नल 0 क्यों है, फ्री एक्सपेंशन मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल कितना है, 0, तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, 0, लिख लो डी डब्ल्यू इक्वल टू 0, डी डब्ल्यू 0 है, पी एक्सटर्नल 0 है, राइट। अच्छा, ऊपर आपने पढ़ा है आइसोथर्मल, हेडिंग क्या डाली है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल है तो dt पक्का, कंफर्म, तो लिख लो dt 0, dt 0, ब्रैकेट लेना आइसोथर्मल, और dt 0 तो du 0, आइडियल गैस ही पढ़ रहे हैं, du 0 बिकॉज dt 0, du इक्वल टू होता है n cpm dt, और यहाँ पर dt 0, इसलिए du भी 0 आइडियल गैस के लिए। मैं आपको चाहे जितना एक्सप्लेन कर दूं, आप बहुत सारी चीजें छोड़ देते हो, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था, du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। आपको यहाँ पता है कि डी यू क्या हो गया, डी डब्ल्यू क्या हो गया, 0, तो डी क्यू भी क्या होगा, 0, लिख लो डी क्यू भी 0। गुड मॉर्निंग, तो नींद से जागो, पानी वानी पी लो जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास, 1 मिनट नहीं रुकेंगे, पानी पी लो जल्दी से, 1 मिनट रुक जाओ, नींद दूर करो अपनी, सोया मत करो क्लास में। जब आप क्वेश्चंस करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक भी क्वेश्चन ना बने तो नहीं बनने देना, लेकिन नोट्स से बाहर मत सोचना, नोट्स खोल के रख लेना और देखना जो टॉपिक उसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं वो नोट्स में कहां पर मिलते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, आपको हर एक बात का आंसर इसके अंदर मिल जाएगा। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, आपसे अपने आप क्वेश्चन बनेंगे, आपको नहीं परेशान होना है।
मैं बनवा दूंगा, लेकिन आप नोट्स से बाहर नहीं सोचेंगे कुछ अभी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। नोट्स उठाना, क्वेश्चंस उठाना और इस पर लगाना क्या है, उसी टॉपिक पे लगाना जो मैंने पढ़ाए हैं। नहीं तो वर्क पे आ जाओ एंट्रोपी लेके, सर ये नहीं हो रहा। वर्क वाले क्वेश्चन वर्क पे आना। चलें आगे, लिखिए लाइन चेंज करके। कुछ कह रहे हो? डाउट? क्वेश्चन अभी पढ़ाने की बात कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ क्लास में बताता रहूँ, क्लास में। चलें आगे, ओके। तो ठीक है फिर, लेकिन हमने पढ़ा है फ्री क्या हेडिंग थी, सुनाई नहीं दे रहा? एक्सपेंशन तो हो रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब डीवी ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फ्री कंप्रेशन कभी नहीं होता है। फ्री केवल, फ्री कंप्रेशन कभी नहीं होता है, इसलिए डीवी ग्रेटर देन जीरो। सब कुछ जीरो हो गया, पी एक्सएल जीरो, डी डब्ल्यू जीरो, डी टी जीरो, डी यू जीरो, डी क्यू जीरो, बट डीवी ग्रेटर देन जीरो। सुनाई दे गया? डीवी ग्रेटर देन जीरो। एक और चीज, डीजी लेस देन जीरो, डीएच, डीएच इक्वल टू जीरो, यहां पर डीएस ग्रेटर देन जीरो, यहां लिख लेना डीएच इक्वल टू जीरो। तो डीएच इक्वल टू जीरो होने के कारण डीएच इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन सीपीएम डीटी, पक्का? डीटी जीरो है तो ये भी तो जीरो ही होगा, ठीक है। तो मैं अब सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कुछ कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला होता है डीजी इक्वल टू डीएच माइनस टीडीएस, सुनाई दे रहा है? अभी नहीं पढ़ाया, चैप्टर के एंड में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, चैप्टर के एंड में आएगा। तो मैं एक नॉर्मली बात बता दूं, एस का मतलब होता है एंट्रोपी, एस का मतलब एंट्रोपी, और डीएस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी। इतनी बात सुनाई देगी? जिसको समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आए तो अभी समझने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है, समझा मैं दूंगा। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। क्या चीज? जब आपका ब्रेक होता है, सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। जब सारे बच्चे अपनी जगह सेट होके बैठ जाते हैं, एंट्रोपी कम होती है। और क्लास में जो शोर शराबा करते हैं, एंट्रोपी ज्यादा होती है। मतलब रैंडमनेस अगर ज्यादा होगी तो एंट्रोपी, रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी। तो जब भी गैस एक्सपेंड करेगी तो ज्यादा वाले एरिया में जाएगी, ज्यादा वॉल्यूम में जाएगी तो गैस ज्यादा एक्सपेंड, ज्यादा इधर उधर मूव करेगी, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी, बस इतनी सी बात है। और एंट्रोपी ज्यादा है तो डीजी लेस देन जीरो। एक और बात बताऊं, गिव्स फ्री एनर्जी, अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, सॉरी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का टर्म बताता हूँ। जो प्रोसेस अपने आप होती है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो प्रोसेस अपने आप होती है उसे, और जो प्रोसेस अपने आप नहीं होती, हमें करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर से आता हूं टर्म पे, ध्यान से सुनना। नॉर्मली मैंने इतनी सी बात बोली हुई है, अगर कोई प्रोसेस चल रही है, जैसे पानी में आपने इंक मिला दिया, पानी में एक ड्रॉप इंक डालो, तो इंक आराम से नीचे जाके बैठ जाएगी उसमें, तो अपने आप मिक्स हो जाएगी ना पानी में, मिक्स अपने आप हो जाएगी या हमें कुछ करना पड़ा? ये स्पॉन्टेनियस में है। लेकिन पानी में से इंक को अपने आप सेपरेट कर सकते हो क्या? तो अगर मान लो सेपरेट करना पड़ा तो कोई अलग से मेथड लगाने पड़ेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक और बात, छत से पानी का नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस, लेकिन नीचे से छत पे पानी चढ़ाना, इसको स्पॉन्टेनियस। तो जो प्रोसेस अपने आप होती है उसे क्या बोलते हैं, और जिस प्रोसेस को करना पड़ता है उसके लिए, और जो प्रोसेस अपने आप होती है उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी लेस देन जीरो, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव। मैं ये टर्म्स क्यों बता देता हूँ कि जब इन टर्म्स को पढ़ाने के लिए आऊंगा तब तक आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि जब पढ़ा दूंगा तो यहाँ वापस नहीं लौट पाएंगे, और यहाँ भी उनका यूज है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी लेस देन जीरो या नेगेटिव, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। हो गया नोट? चलो वापस,
तो ये आपको यहाँ पर ये चीज आप नोट कर लेना, तब याद हो जाएगा आपको। साथ में ये फॉर्मूला भी लिख लेना, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस डी टी एस। आप देखो डी एस पॉजिटिव है, बको यस, तो डी जी क्या आएगा, तो ये लिखा है नेगेटिव। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। जब आप वो फ्री छोड़ दो, आपसे थोड़ी सी बातें करने लगो, तो आप एंट्रोपी ज्यादा करते हो, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। चलें आगे। अब लिखिएगा एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर। अभी हमने पढ़ा था फ्री एक्सपेंशन, अब स्मॉल पी हेडिंग डालो, एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर, एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर। याद दिलाना मुझे, ग्राफ बनवाने हैं यार, कुछ ग्राफ छूट गए। बस इसके बाद ग्राफ बनवा देंगे। एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर लिखा, चलो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। प्रोसेस कौन सी पढ़ रहे हैं, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल? तो देखो पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल, ब्रैकेट लिखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस। पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिखा? फिर लिखिए लाइन चेंज करके, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। यहां हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल की जगह, सुनाई नहीं दे रहा, पी एक्सटर्नल की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, यही लिखा रहेगा, डाल नहीं सकते एनआरटी अपॉन वी। तो यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दो, V1 से लेकर V2 तक क्या आ जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये पहले भी पढ़ाया था कभी मैंने। हम आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं, कौन सी प्रोसेस? हम यहाँ V की जगह लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, V की जगह एन आर टी अपॉन P2 माइनस एन आर टी अपॉन P1। बताओ मैंने इसमें T1 T2 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आइसोथर्मल है, तो दोनों जगह टेम्परेचर सेम रहेगा। लिख लिया? यहां पर लिख लेना, एनआरटी कॉमन ले सकते हो, लिख लो उसको भी, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी ब्रैकेट में 1/P2 माइनस 1/P1, 1/P2 माइनस 1/P1। लिख लेना, P1 इनिशियल प्रेशर, वेयर P1 इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर। फिर लाइन चेंज करके लिखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस P2 is equal to P external equal to P final। After completion of process P2 is equal to P external equal to P final। पॉज करना भाई, भाई साहब पॉज कर, कहाँ खो जाते हैं, कर लेना भाई। क्या लिखाया था सबसे लास्ट में? अच्छा, ग्राफ लिखो, ग्राफ है ना, ग्राफ बनाने के लिए रिवर्सिबल का ग्राफ हमेशा कर्व बनता है, मैंने पहले ही बोला था। रिवर्सिबल एक्सपेंशन का अगर ग्राफ बनाएंगे, रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, तो ये होगा, ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, लेकिन इसमें इस टाइप से एरो रहा है, थोड़ा जल्दी बनाना।
अगर हम इसमें रिवर्सल कंप्रेशन ग्राफ बनाते हैं, रिवर्सल कंप्रेशन, तो रिवर्सल कंप्रेशन में ये ग्राफ ये रहेगा, ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी का मतलब है एक्सपेंशन और बी से ए का मतलब है कंप्रेशन। इसके अंदर जो एरिया आएगा उसको हम वर्क बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व इज वर्क। पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, कौन से ग्राफ में? पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व वर्क होगा। ये सारे ग्राफ रिवर्सिबल के लिए हैं, रिवर्सिबल ग्राफ फिक्स होता है। इसमें लिखा हुआ है W इज इक्वल टू WAB, इसका मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब रिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन। और यहां पर WBA लिखा हुआ है, इसका मतलब रिवर्सिबल आइडियल गैस कंप्रेशन। फिर लिखो लाइन जी, अच्छा अब लिख लो, अब लिखो इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में दो अलग अलग केस है। नंबर ए पॉइंट करके लिखो उसमें, स्मॉल ए पॉइंट, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अच्छा वो एक चीज और बताना भूल गया, ये ऐसे बच्चे क्लास में होते हैं ना, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं, क्लास भी नहीं पढ़ाने देते। चलो मैंने आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ाया था, याद है? जरा देखो रिवर्सिबल वाले ग्राफ, रिवर्सिबल वाले जो कॉलम बनाया था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, पढ़ो जरा वहां पर। चलो सुनो, मैंने उसमें आपको याद होगा एक कंडीशन बताई थी, ये कंटेनर में कोई यस, यहाँ पिस्टन रुका हुआ है, बाहर प्रेशर कितना है 180 एम, अंदर प्रेशर कितना है 180 एम, यही है। इस पर एक ब्रेक रख दी जिसके कारण इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया और कंटेनर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया। अब इसके ऊपर प्रेशर कितना है 880 एम, अंदर प्रेशर कितना है? अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ P1 कितना है, P1 मतलब इनिशियल प्रेशर कितना है 180 एम, P2 कितना है 880 एम, सुनाई दे गया? और P एक्सटर्नल कितना है 880 एम। मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, P एक्सटर्नल का मतलब होता है वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट पिस्टन मूव करता है। पहले प्रेशर कितने एटीएम था 180 एम, पिस्टन रुका हुआ था, उसके ऊपर हमने कुछ प्रेशर बढ़ाया, नेट प्रेशर उसके ऊपर 8 हो गया। अब पिस्टन जब मूव कर रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना फील हो रहा है? तो जो P एक्सटर्नल है वो 880 एम है, और पिस्टन जाके रोकेगा कहाँ? जब अंदर ही प्रेशर कितना हो जाए, तो P2 कितना हो गया, P1 कितना था, लेकिन P एक्सएल कितना है, P एक्सएल कितना है? मैंने ये लिखा है, जरा पढ़ो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, अभी लास्ट में लिखाया था। P1 मतलब इनिशियल प्रेशर, P2 मतलब फाइनल प्रेशर, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस P2 इक्वल टू P फाइनल इक्वल टू P एक्सएल। समझ आ गया? क्लियर हो गई बात? हाँ ठीक है, लिखिएगा। मैंने बोला हुआ इरिवर्सिबल, कौन सी प्रोसेस? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। क्या पढ़ रहे हैं? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ध्यान से सुनना, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होता है। एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन में
वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा? सुनाई नहीं दिया? तो जरा सोचो, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है। कितना है? 5 लीटर। मैंने यहाँ पर बोला हुआ है कि एक कंटेनर है, इसके ऊपर कुछ पिस्टन रखा हुआ है, ऐसे ब्लॉक रखे हुए हैं और इसमें वॉल्यूम है, ये मान लो 5 लीटर है। कितना है? अब इसको एक्सपेंड होना है, तो इसके ऊपर से पहले प्रेशर कम होगा, पहले वॉल्यूम बढ़ेगा? सुनाई नहीं दिया? पहले प्रेशर कम होगा, पक्का? अगर पहले प्रेशर कम होगा, जो आप कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसी को ध्यान रखना। आपने बोला है पहले प्रेशर कम होगा, तब जाके क्या होगा? तो यहां से मैंने बोला कि इसका पहले प्रेशर कम हुआ। देख लो, पहले प्रेशर फिर जाके वॉल्यूम बढ़ा। यानी कि जो मैंने ऑरेंज कलर की लाइन शो की है, ये वर्क शो करता है इरिवर्सिबल वर्क। कौन सा? इरिवर्सिबल वर्क। और जो व्हाइट कलर की लाइन है वो कौन सा शो करता है? रिवर्स। एरिया किस में ज्यादा आएगा? तो वर्क डन रिवर्सिबल का ज्यादा है एक्सपेंशन में। सुनाई दे गया? किसका कम है, किसका ज्यादा है? सेम बात। अगर हमने यही बात, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। ये सिंगल स्टेज प्रोसेस हो गई या सिंगल स्टेप, जो भी आप नाम देना चाहें। इसी टाइप से मैंने यहां पर बोला हुआ है, अगर मान लीजिए मैं 2 स्टेप में वर्क करता, ये प्रेशर मेरे पास मान लीजिए 180 एम है, सॉरी 880 एम है, और ये कितना है मेरे पास? 180 एम। मैंने सीधा 780 एम कम कर दिया और ये हो गया। मैं सेम कंडीशन यहाँ लेके चल रहा हूँ, ये मेरे पास है 880 एम, यहाँ पर मैं पहले इसको 480 एम पे लेके आऊंगा, फिर मैं इसको 180 एम पे लेके आऊंगा, यानी 2 स्टेप में वर्क करूंगा। सुनाई दे रहा है? मैंने इसके ऊपर से एक ब्लॉक हटाया, तो इसके ऊपर 4 एटीएम प्रेशर बचा। कितना बचा? तो पहले इसका प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पहले इसका प्रेशर कम हुआ, यस और नो? कितना कम हो गया? 4 एटीएम तक कम हो गया। उसके बाद इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो आपको एक स्टेप में ये वर्क मिलेगा, सिंगल स्टेप में ये वर्क। लेकिन अब किसी और ने बोला सर इसका प्रेशर और कम कर दो, तो मैंने इसका प्रेशर कम कर दिया 1 एटीएम तक। दिखाई दे रहा है? और फिर इसका वॉल्यूम बढ़ा, और अब इसका दूसरा वर्क ये मिला, ये सेकंड स्टेज हो गई। यानी 2 स्टेप में मैंने इसको किया। अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो वर्क मिला वो इस सिंगल स्टेप से ज्यादा मिल रहा है। यानी कि अगर हम देखें, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे तो वर्क बढ़ेगा। सुनाई दे गया? यानी मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2 स्टेज एक्सपेंशन। कंप्रेशन है ये बेटा, वॉल्यूम ज्यादा ही हो रहा है, एक्सपेंशन है, ये भी एक्सपेंशन ही है, ऊपर एक्सपेंशन लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कंप्रेशन का। कंप्रेशन, इरिवर्सिबल कंप्रेशन, जरा सुनो। आप परेशान मत हो सर, ब्रेक का टाइम ले रहे हैं। अगर आप क्लास में सिंसियरिटी मेंटेन करते तो मेरा टाइम बचता। बी, मैंने बोला हुआ है इरिवर्सिबल कंप्रेशन। कंप्रेशन जरा समझो। कंप्रेशन, पहले वॉल्यूम 10 लीटर है, बको यस। 10 लीटर से मुझे 3 लीटर करना है, तो उस पर पहले प्रेशर बढ़ाऊंगा या पहले वॉल्यूम कम होगा? पहले प्रेशर। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए पूछता हूँ, जो आप बोल रहे हैं वही आपको ग्राफ में रिफ्लेक्ट करना है। आप ध्यान से देखो, इसमें पहले यहाँ पर प्रेशर है 180 एम, कितना है? अब मैंने इसका वॉल्यूम कम करना है, तो मैंने इसका प्रेशर बढ़ाया, 8 एटीएम कर दिया। यानी पहले प्रेशर, उसके बाद वॉल्यूम कम होगा। यानी ये प्रेशर बढ़ा, ये वॉल्यूम कम हुआ। अब आप ऑरेंज कलर की लाइन के अंदर देखो, वर्क ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। यानी कंप्रेशन में वर्क रिवर्सिबल से ज्यादा होता है। कंप्रेशन में वर्क रिवर्सिबल से, लेकिन एक्सपेंशन में वर्क रिवर्सिबल से कम होता है। ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये थी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाइट कलर वाली रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर मैं यही बात 2 स्टेप में करूं, 2 स्टेप कंप्रेशन, मान लीजिए पहले प्रेशर बढ़ा के मैंने 4 एटीएम कर दिया, ये था मेरे पास 1 एटीएम, बको यस। ये हो गया मेरे पास 8 एटीएम, सेम कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए पहले प्रेशर मैंने बढ़ा के 4 एटीएम किया, 4 एटीएम, तो यहां से प्रेशर बढ़ा देन वॉल्यूम कम हुआ।
फिर मैंने और प्रेशर बढ़ाया, देन वॉल्यूम कम हुआ। जो डायरेक्शन है वो शो करनी पड़ेगी, ये 8 ATM है। तो आप देखो यहाँ पर पहले मुझे ये वर्क मिल रहा था, एक स्टेप ये हो गई बको यस, और फिर दूसरा वर्क मुझे ये मिल रहा था पूरा का पूरा, ये दूसरी स्टेप हो गई। इसमें ये वाला एरिया गायब हो गया, यानी इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्क पहले से कम हो गया। यानी कि अगर आप एक कंप्रेशन में, किसमें, कंप्रेशन में अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाओगे तो वर्क कम होता जाएगा। ये सिंगल स्टेज कंप्रेशन है। और ये 2 स्टेज कंप्रेशन। नोट कर लो, इसके पॉइंट्स बाद में लिखाऊंगा। आज के लिए बस।